नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में रीतिकाल की चर्चा करेंगे। इससे विगत कई व्याख्यानों में हमने रीतिकाल के विभिन्न पक्षों की चर्चा की है। उसके प्रमुख रचनाकार, प्रमुख रचनाएं, क्या क्या प्रवृत्तियां थी, क्या विशेषताएं थी, काल निर्धारण, ये सब बातों पर चर्चा हो चुकी है। रीतिकाल से संबंधित यह अंतिम व्याख्यान है और इसमें हम आज रीतिकाल की उपलब्धियां इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, लगभग 200 वर्षों तक रीतिकाल का समय रहा और इस लंबे समय में केवल चमत्कार पूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिली, चाहे वो चमत्कार अलंकारों का हो, छंदों का हो या फिर अर्थ का चमत्कार हो। और अधिकांशतः कवि दरबारी कवि होने के वजह से उनकी भी सीमाएं थी, वो वैसी ही रचनाएं करते थे जो उनके आश्रयदाताओं को पसंद आए। इस काल की बहुत आलोचना की गई है, जैसे कि द्विवेदी युग में भी कहा गया कि रीतिकाल जो है वो नैतिकता से रहित है, शून्य है, इसी तरह समाज के लिए उपयोगी नहीं है। मतलब बहुत सारी इसमें कमियां हैं। जो साधारण लोग हैं, आम जनता है, उनकी आवाज़ इन रचनाओं में बिल्कुल नहीं है, केवल दरबार में ही बंद होकर रह गया है साहित्य। तो ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद कोई भी काल कुछ ना कुछ अपने साथ अवश्य लेकर आता है। तो फिर भी हमें कुछ इसमें दिखाई देते हैं जो उपलब्धियां, जो कि हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में जो कारगर रहीं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कला पक्ष का विकास। इससे पहले आदिकाल में तो अभी हिंदी अपने स्वरूप को ग्रहण कर रही थी, तो उसमें कला पक्ष की तो बात ही करना बेमानी है। बहुत हल्का फुल्का जो भी कुछ अलंकार या जो भी छंद आते थे वो सब उसमें रहते थे। भक्ति काल में जरूर सूरदास जी ने वात्सल्य रस को पूरी तरह उसका वात्सल्य रस के प्रत्येक अंग, प्रत्येक पक्ष की चर्चा की है उन्होंने अपने पदों में। परंतु जहाँ रीतिकाल में हम आते हैं तो यहाँ पर कला पक्ष का उत्कृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है, जो कि आवश्यक है साहित्य के लिए या काव्य के लिए। शिल्प का भी उसमें होना जरूरी है, तो उसका इसमें रीतिकाल में पूरी तरह से विकास हुआ। चाहे वो छंदों की बात हो, विविध प्रकार के छंद, विविध प्रकार के अलंकारों का प्रयोग, भाषा एकदम सजी हुई, मुहावरों का प्रयोग, इन्हीं रचनाओं के माध्यम से कवियों ने अपनी विद्वता भी प्रकट की है। जैसा कि हम बिहारी के दोहों में देखते हैं कि उनको ज्योतिष संबंधी विज्ञान उनका बहुत अच्छा था, तो उनकी विद्वता भी उस जो काव्य के कला पक्ष में काम आई है और कला पक्ष को इन्होंने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। तो ये इस काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके पश्चात देखें तो ब्रज भाषा को जो स्थापित किया वो रीतिकाल ने किया। इससे पहले ब्रज भाषा में भी भक्ति काल में रचनाएं हुई, परंतु उसके अतिरिक्त अवधि में राजस्थानी, वो सभी हिंदी साहित्य के ही अंतर्गत आता है, हिंदी की ही सब बोलियां हैं। परंतु रीतिकाल में हम देखते हैं कि ब्रज भाषा पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई साहित्य के लिए, और इसकी जो सरसता है, माधुर्य है, उसका एक से एक बढ़कर प्रयोग कवियों ने किया। साथ ही साथ वीर रस की रचनाओं के लिए ब्रज भाषा से ही शब्द चुने, परंतु वो एकदम से ओज पूर्ण और वीर रस से परिपूर्ण, जोश से भरे हुए वो पद हमें दिखाई देते हैं, जैसे भूषण के पद हैं। तो ब्रज भाषा का हर तरह से प्रयोग
उत्कृष्ट प्रयोग इस काल में किया गया, रीति काल में, यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बाद हम देखें कि वीर रस की भी रचनाएं की गई। सबसे अधिक तो श्रृंगार रस की रचनाएं की गई हैं रीति काल में, परंतु उसके पश्चात भक्ति से संबंधित, वीर रस से संबंधित रचनाएं और नीति काव्य से संबंधित भी रचनाएं मिलती हैं। तो जो यहाँ और पहले के जो वीर रस से संबंधित काव्य थे उसमें जो था केवल राजा की वीरता या देवताओं की वीरता ही दिखाई गई थी, परंतु एक अंतर हम देखते हैं रीति काल के वीर रस के पदों में कि इसने राष्ट्रीयता से जोड़ दिया लोगों को। जैसे कि भूषण के पदों में हम देखते हैं शिवाजी महाराज वो वो गुणगान कर रहे हैं आश्रयदाता का, लेकिन उसको इन्होंने राष्ट्रीयता से जोड़ दिया, एक आम जनता की भावना से जोड़ दिया और उसको फिर आम जनता को खड़ा किया जो मुगल शासक के खिलाफ। तो ये एक उपलब्धि है कि उस जनता में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया रीति काल में। तत्पश्चात हम देखें तो रीति काल में ही गद्य का प्रारंभ हुआ। पूरी तरह से तो आधुनिक काल में उसने अपना रूप ग्रहण किया जिसको गद्य काल भी कहा गया, परंतु प्रारंभ इसका रीति काल में ही हो गया था। छिटपुट कुछ गद्य रचनाएं की जाने लगी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है रीति काल की। किसी भी काल की उपलब्धि या उसकी समीक्षा करने के लिए हमें एक निष्पक्ष भाव से देखना पड़ता है और पूर्वाग्रह से रहित होकर के किसी काल को की समीक्षा करनी होती है। तो ये सारी उपलब्धियां रीति काल की है हमारे सम्मुख। रीति काल से संबंधित यह अंतिम व्याख्यान था। अगले वीडियो में अब हम इसके आगे आधुनिक युग पर बात शुरू करेंगे, जिसमें कि सर्वप्रथम भारतेंदु युग, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर जिसका नामकरण किया गया है। अगले वीडियो में भारतेंदु युग और उसके पश्चात द्विवेदी युग, इनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।